हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत श्रृंखला में हम नवीन राज्यों का उदय आपके सामने लेकर आए हैं और इसके पहले हम लोग अवध के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी हो या दरोगा हो, नवीन राज्य से क्वेश्चन आते हैं, इस बात को हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, अब वो किस रूप में आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आएंगे जरूर। आपको कुछ हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे पूछा था दरोगा के एग्जाम में ही कि सुक्कर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए 11 अक्टूबर 1724 को सुक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ था। एक क्वेश्चन आपके सामने इससे है। फिर पूछा था कि बुरहान मुल्क की उपाधि अवध के किस नवाब को दिया गया था, तो शहादत खान। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। या अवध के संस्थापक कौन थे, शहादत खान। बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था, तो मीर कासिम, एग्जैक्ट्रा एग्जैक्ट्रा। मतलब यहां से क्वेश्चन आपको रेगुलर वे में मिलते हैं, बस आपको पढ़ना है। जैसे इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, हैदराबाद पढ़ना है, अवध पढ़ना है, बंगाल पढ़ना है, मराठा पढ़ना है, शिवाजी और आपको जो आगे पेशवा मिलेंगे वो, और फिर मैसूर और सिख। तो मैसूर में टीपू सुल्तान हो गए, फिर गुरु नानक, ये लोग। तो आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ना है और एक दो क्वेश्चन इधर से टकरा जाता है। तो चलिए हम लोग आज नवीन राज्यों के उदय के संदर्भ में हैदराबाद को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हैदराबाद का संस्थापक पूछेगा कि हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, तो क्या मारिएगा, चिनकिलिश खान। और उनको उसको ही निजाम उल मुल्क कहा जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आपको कल बताए थे नवीन राज्यों का उदय में कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्रांत थे अपने आप को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित करके एक नया राज्य स्थापित कर दिया। उसी क्रम में आपको क्या है, ये हैदराबाद भी है। ठीक है, अभी जो चिनकिलिस खान थे इनके पूर्वज समरकंद के निवासी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इराक उराक साइड में जाइएगा तो समरकंद पड़ता है, तो इसके पूर्वज कहाँ थे, समरकंद के निवासी थे। अगर पूछेगा कि हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलिस खान के पिता का क्या नाम था, तो गाजी उद्दीन सिद्दीकी फिरोज जंग प्रथम, ये औरंगजेब की सेवा में थे। यानी कि हैदराबाद के जो संस्थापक रहे चिनकिलिस खान साहब, उनके जो पिता रहे गाजीउद्दीन सिद्दीकी फिरोजगंज, वो औरंगजेब की सेवा में रखे। और औरंगजेब ने चिनकिलिस खान चूंकि दरबार में आना जाना होता था अपने पिता के साथ, तो औरंगजेब ने ये मतलब उनके चेहरे की चमक से ये बोल दिया था कि ये लड़का भविष्य में बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये थोड़ा शुरू से ही होनहार बिरवान के होते हैं, चिकने पात आपने कहा सुना होगा, तो एक बात याद रखिए। मुगल बादशाह फरुखसियर ने चिनकिलिस खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको करिएगा कि मुगल बादशाह फरुखसियर ने चिनकिलिस खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है, और दक्षिण के 6 सूबे की सूबेदारी दी। सूबा मतलब होता है प्रांत, राज्य, और उसकी सूबेदारी मतलब उसको हेड बना दिया। तो याद रखिएगा कि चिनकिलिस खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दिया, तो मुगल बादशाह फरुखसियर। ठीक है, याद रखिएगा। और बाद में फरुखसियर ने उसे दक्षिण से हटा लिया और वो मालवा का सूबेदार बन गए। इन चूंकि आपको पहले ही बता दें कि महत्वाकांक्षी शासक थे, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। ये सिर्फ सूबेदारी और वजीर बनकर नहीं रहना चाहते थे, ये राजा बनना चाहते थे, एक बादशाह बनना चाहते थे। तो इनकी महत्वाकांक्षाओं से परेशान होकर याद रखिएगा मुगल बादशाह फरुखसियर ने इनसे दक्षिण से हटा लिया और मालवा आपको मालवा जो पड़ता है मध्य प्रदेश साइड में पड़ता है, तो याद रखिएगा मालवा के क्या बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया इनको। ठीक है, सैयद बंधुओं ने अब्दुल्ला खान को मालवा से हटाने का प्रयास किया। आपको बता दें दोस्त, और जो ये मुगल काल में जो सैयद बंधु थे ये काफी इनका वर्चस्व था दोस्तों। ठीक है, सैयद बंधु जो थे सैयद जो बंधु थे दोस्तों, ये इनको नृप निर्माता कहा जाता था। नृप निर्माता मतलब शासक बनाते थे और शासक को हटाते थे। ठीक है, और इनका वर्चस्व था। ठीक है, सैयद हुसैन अली और सैयद थे। कहने का मतलब है सैयद बंधु को नृप मतलब नृप मतलब होता है राजा बनाना, ये सभी इन्हीं के हाथ में था। चूंकि उत्तर मुगल काल के शासक
जो थे, यानी औरंगजेब के बाद के जो शासक रहे मुगल वंश में, मतलब कोई भी बेहतरीन शासक नहीं थे। मतलब कोई 10 दिन के लिए शासक बना, कोई 2 साल के लिए शासक बना, ऐसे करके। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी सैयद बंधु की, यानी सैयद बंधु जिसको चाहते थे वो मुगल बादशाह बनता था, जिसको नहीं चाहते थे वो मुगल बादशाह से हटा दिया जाता था। तो इनको नृप निर्माता कहा जाता था। तो जाहिर सी बात है कि सैयद बंधु जो है, इनका 2 सैयद बंधु का नाम भी आप याद रखिएगा, सैयद हुसैन अली, सैयद हुसैन अली प्लस सैयद अब्दुल्ला खान, सैयद अब्दुल्ला खान। तो ये जो मुगल दरबार में ये भी काफी शक्तिशाली थे। और दूसरा, ये चिनकलिस खान भी बहुत शक्तिशाली रूप में उभर रहे थे। तो ये जो मालवा के सूबेदार बन गए थे चिनकलिस खान, इनको सैयद बंधुओं ने मालवा से भी हटाने का क्या किया, प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो व्यक्ति है ये कुछ भी कर सकता है, हमारी शक्ति को कमजोर कर सकता है। सैयद बंधु इनको हटाने का प्रयास किए मालवा से भी, लेकिन चिनकलिस खान ने मतलब षड्यंत्र करके उल्टे सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली को क्या कर दिया, मरवा दिया। यानी सैयद बंधु का ताकत खत्म हो गया, क्योंकि 2 भाई थे, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला खान। उसमें से एक भाई मारा गया, किसके द्वारा, चिनकलिस खान ने षड्यंत्र करके उसको मरवा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मजबूत होते चले गए कौन, चिनकलिस खान, क्योंकि सैयद बंधु में से एक क्या हो गए, चले गए। याद रखिएगा 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह ने चिनकलिस खान को दिल्ली का वजीर बनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर मुगल बादशाह रंगीला आ जाएंगे, जो थे मोहम्मद शाह रंगीला। यानी 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह रंगीला ने चिनकलिस खान को दिल्ली का वजीर बना दिया। अब वो जान गए कि यहाँ सैयद बंधु का वर्चस्व खत्म हो गया। अब मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकलिस खान को दिल्ली का क्या बना दिया, वजीर बना दिया, एक प्रकार का प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन क्या हुआ कि वह वहां से मुगल जो है ना, मुगलिया दरबार से या दिल्ली में वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में हैदराबाद को स्थापना करने के बाद, हैदराबाद तो स्थापना उन्होंने कर ही दिया था, और हैदराबाद में वो अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाहते थे। तो वापस 1723 ईस्वी में वो वापस कहां आ गए, हैदराबाद लौट गए। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसी बीच में क्या हुआ कि जब हैदराबाद वापस लौट गए तो मोहम्मद शाह रंगीला को यह बात लगा कि ये व्यक्ति वापस हैदराबाद गया है तो कुछ न कुछ गुल खिलाएगा वहां पर। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 1724 को मुबारिस खान और निजाम उल मुल्क के, जिसको चिनकलिस खान कहते हैं, के बीच क्या हुआ, सुक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुक्कर खेड़ा का युद्ध कब हुआ। तो 11 अक्टूबर 1724 में जब ये हैदराबाद में आए तो मुगल बादशाह रंगीला ने हैदराबाद के जो सूबेदार थे मुबारिस खान, उनको बोला कि भैया जरा देखो ये व्यक्ति कहीं हैदराबाद में गया है, क्या गुल खिलाएगा, और इसको रोको। तो मुबारिस खान और निजामुल मुल्क के बीच में क्या हुआ, सुक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ 11 अक्टूबर 1724, जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क की सहायता कर दी। अब तो बाबू यहां पर क्लियर ही हो गया है कौन जीतेगा, क्योंकि उस समय का धाकड़ पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसने दिल्ली के मुगल साम्राज्य को सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित कर दिया था, और दक्षिण में, यानी कि पूरा दक्षिण में, दक्कन में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसी में आपको हैदराबाद भी था। तो ये पूरा एरिया जो है दक्कन कहलाता था, और दक्कन में किसका वर्चस्व चलता था, मराठों का। अब जाहिर सी बात है कि मराठों ने मदद कर दिया निजामुल मुल्क यानी चिनकलिस खान को, तो इसको तो जीतना ही था। तो इसमें जीता कौन होगा, तो याद रखिएगा निजामुल मुल्क या चिनकलिस खान इसमें जीत गया। अब याद रखिएगा कि दक्कन को बता दिए कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और यहीं पर हैदराबाद है। तो याद रखिएगा दक्कन में 1724 में निजाम वंश की स्थापना किया। ये जो हैदराबाद के आप जो संस्थापक कर रहे हो चिनकलिस खान, ये कौन सा वंश में आते हैं, तो निजाम वंश। तो याद रखिएगा दक्कन में 1724 में निजाम वंश की स्थापना की चिनकलिस खान ने, और मजबूर होकर अब मुगल बादशाह रंगीला भी मजबूर हो गया, क्योंकि दक्षिण में मतलब पूरा दक्कन वाला एरिया में ये पूरा अपने साम्राज्य को विस्तार कर लिया, और ऊपर से बाजीराव का भी उसको समर्थन मिल गया, जो उस समय का सबसे ताकतवर थे मराठा।
तो याद रखिएगा ऐसी स्थिति में मजबूर होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क यानी चिनकिलिस खान की स्वतंत्रता को मान्यता दे दिया। बोला कि ठीक है, तुम मुगलों से क्या हो, अब स्वतंत्र हो और हम तुम्हारे ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। और दक्कन का वायसराय भी उसको बना दिया गया, यानी कि दक्कन में मुगलों का वायसराय बना दिया गया। और किसने बनाया उसको दक्कन का वायसराय? मोहम्मद शाह रंगीला ने, याद रखिएगा। और मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकिलिस खान को आसफ जाह की उपाधि दे दी। ठीक है, तो याद रख लेना दोस्त कि अगर बोलेगा चिनकिलिस खान को निजाम उल मुल्क की उपाधि किसने दिया, तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर। और इसको आसफ जाह का उपाधि किसने दिया? मुगल बादशाह रंगीला ने, याद रखिएगा। और निजामुल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया, यानी दक्कन का पूरा राजधानी कौन बना? तो याद रखिएगा हैदराबाद बना। कौन बना? हैदराबाद। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें और निजामुल मुल्क ने या चिनकिलिस खान ने दीनानाथ को अपना वजीर बनाया। एक हिंदू था दीनानाथ, उसको अपना क्या बनाया? वजीर बनाया। ध्यान आपको यहाँ बता दे कि 1721 से 1727 आपको बताए थे दोस्त, जब सुक्कर खेड़ा का युद्ध हुआ 11 अक्टूबर 1724 को, तो आपको बताए थे कि जो पेशवा रहे, पेशवा बाजीराव प्रथम, जिससे पूरा भारत में उनका वर्चस्व था। बाजीराव पेशवा का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे साम्राज्य के राजा महाराजाओं की हालत खराब हो जाती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम ने किसको मदद किया था? निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकिलिस खान को। और मतलब आपको बताए थे कि इस युद्ध में, सुकरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिस खान या निजाम उल मुल्क जीत गए थे बाजीराव प्रथम की सहायता से। तो 1721 से लेकर 1727 तक, उसके पहले भी बाजीराव उनके टच में थे चिनकिलिस खान के। तो 1721 से 1727 तक क्या रहा कि मराठों और निजामुल मुल्क के बीच में अच्छा संबंध था। लेकिन इसी बीच में उनकी स्थिति उनके संबंधों में क्या हो गई? बिगड़ गई। बिगड़ इसलिए गई क्योंकि मराठा जो थे दोस्तों, उनको चौथ और सरदेशमुख चाहिए था। चौथ और सरदेशमुख मतलब टैक्स। और चूंकि दक्षिण में मराठों का वर्चस्व था, आपको बताया था कि दक्कन में मराठे भी वर्चस्व में थे, लेकिन दक्कन में वास्तविक स्वामी कौन बन गए थे? चिनकिलिस खान। तो ये कहीं ना कहीं मराठा भी इस दक्षिण में सक्रिय थे, इनकी शक्ति भी काफी मजबूत थी। तो ये चाहते थे कि ठीक है, तुम दक्षिण में तुम बने रहो, पूरा दक्षिण का तुम हेड हो, हमको उससे मतलब नहीं है, बट इस एरिया से हमको चौथ या सरदेशमुख नामक टैक्स मिलना चाहिए। लेकिन इनको लगा कि मेरा तो काम बन गया, हम तो बन गए दक्कन का स्वामी, अब मराठों से अब हमको क्या मतलब, इनको चौथ और सरदेशमुख नहीं देंगे। अब बताइए, अब जब ऐसा सोच जब वो रखने लगे, तो उस समय के सबसे पावरफुल मराठा बाजीराव प्रथम को ये बात अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और याद रखिएगा एक युद्ध शुरू होगा जिसका नाम है पालखेड़ा का युद्ध। कब हुआ? 1728 में। किसके किसके बीच में? निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच। और जाहिर सी बात है जीतेगा कौन? क्योंकि उस समय का सबसे ताकतवर पेशवा बाजीराव प्रथम, जिसने बोला था, ये दिल्ली गया और दिल्ली के मुगल बादशाहों की स्थिति देखकर सैयद बंधु के काल में ये कह दिया था इसने कि मुगल बादशाहों के बारे में क्या बोला था बाजीराव प्रथम? कि मुगल बादशाह उस जर्जर पेड़ के समान हो गए हैं, अगर इसके शाखा पर प्रहार करोगे तो पूरा पेड़ क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। यानी कि उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी, याद रखिएगा। तो ये जो हुआ पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ 1728 ईस्वी में निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, और इसमें जीत कौन गया? बाजीराव प्रथम। अब भैया अब ये झुकना ही था इनको। पहले ही बता दिए कि मराठों को कुछ नहीं चाहिए था, मराठा सिर्फ और सिर्फ चौथ और सरदेशमुख की डिमांड कर रहे थे। अब अंततः ये हार गए निजामुल मुल्क, और 6 मार्च 1728 को निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। दोस्तों ये संधि और युद्ध दरोगा के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी के लिए तो है ही, लेकिन दरोगा के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। आपको पहले ही बता दिए सर कि इस एरिया से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए हम जो भी करते हैं या पढ़ाते हैं तो बिना हाथ पैर का नहीं, कुछ उसका आधार होता है, वही टॉपिक पढ़ाते हैं दोस्तों। काइंडली इस बात पर ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग है कोचिंग के नाम पर कहते हैं कि आइए हमारे पास दरोगा बन जाएगा, ये है वो है। कुछ नहीं दोस्तों, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आप दरोगा बन जाइएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत निजामुल मुल्क ने मराठों को चौथ और सरदेशमुख देना क्या किया?
स्वीकार कर लिया। अब जाहिर सी बात है भैया, जीत गए और पंगा ले लिए मराठों से और हार गए तो अब देना ही पड़ेगा ना। तो 1748 में निजामुल मुल्क उस चिनकिलिस खान की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब उनके जो बेटे रहे, उनके पुत्र नासिर जंग और उसके भतीजे के बीच में क्या हुआ, मुजफ्फर जंग। उसके भतीजा थे मुजफ्फर जंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। यानी कि उनका बेटा बोले कि मैं गद्दी पर बैठूंगा हैदराबाद के दक्कन का, और उनका भतीजा बोले मुजफ्फर जंग कि हम बनेंगे मतलब शासक। और इसका फायदा उठा लिया किसने, अंग्रेजों ने। एक तरफ आपको पता है, इसके बाद हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, एक तरफ भारत में यूरोपियन कंपनी थी ईस्ट इंडिया, और एक तरफ थी कौन, फ्रांसीसी कंपनी। ये दोनों ही जो है भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो एक ने मदद करना शुरू किया नासिर जंग को और एक ने मदद किया मुजफ्फर जंग को। तो ऐसी स्थिति में उनका कमजोरी का फायदा उठाकर दोस्तों दक्कन में मराठों ने अपना शक्ति को और विस्तार करना शुरू कर दिया। और उस समय दक्षिण भारत में एक और शक्ति का उदय होने लगा जिसका नाम है हैदर अली। यानी इसके बाद आपको टीपू सुल्तान भी आपको एक्टिव होता हुआ इस क्षेत्र में दिखाई देंगे। याद रखिएगा, मैसूर में आपको कर्नाटका में हैदर अली और टीपू सुल्तान भी अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दक्कन में जो निजाम वंश है इनकी स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है, और उसके बाद अंततः 1798 में निजाम अली ने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर ली। दोस्तों आपको बता दे, सहायक संधि का जन्मदाता कौन था, बेलेजली। सहायक संधि को देखो, यहां पर दो कॉन्सेप्ट है। सहायक संधि जो था, सहायक संधि का जनक डुप्ले भी था, डुप्ले था, लेकिन इसको प्रयोग में लाया कौन, प्रयोग में लाया बेलेजली। ठीक है, तो याद रखिए, अगर सहायक संधि का जन्मदाता पूछे, अगर डुप्ले और बेलेजली दोनों रहे तो डुप्ले को मारिएगा। ठीक है, अगर डुप्ले नहीं रहे तभी बेलेजली को लगाइएगा। और सहायक संधि में क्या था दोस्तों, आपको पहले ही बताए कि उस समय दो शक्तियां एक्टिव थी। कौन कौन, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक कौन, फ्रांसीसी कंपनी। और दूसरी तरफ दक्षिण भारत में दो ताकत उभर रहा था, मराठा भी था और हैदर अली भी। तो वैसी स्थिति में ये जो रहे निजाम रहे, याद रखिएगा इनका नाम जो है निजाम अली ने बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार कर लिया। सहायक संधि क्या था दोस्तों, सहायक संधि ये था कि मान लीजिए कि ये कोई देसी रियासत है या राजा है, ठीक है, और उस समय जो था टीपू सुल्तान, या उस समय याद रखिएगा एक शक्ति यूरोप में पनप रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, और एक शक्ति इधर में भारत में था मराठा। तो वैसी स्थिति में अंग्रेजों को नेपोलियन बोनापार्ट से काफी डर लगता था कि अगर ये जो है आ गया, फ्रांस का ये व्यक्ति अगर भारत में इंटर कर गया तो हमारी शक्ति को खत्म कर देगा। तो अंग्रेज तो पहले से ही डरे हुए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट कहीं भारत की धरती पर प्रवेश न कर जाए। और मराठों से डर किसको था, मराठों से डर था देसी राजाओं को। तो अंग्रेज जो रहे नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति से बचाव के लिए राजा महाराजाओं को ये मतलब लालच दिए कि अगर आप अपने साम्राज्य में अगर क्या कीजिए कि अगर आप मराठा से बचना चाहते हैं तो आप अपने साम्राज्य में क्या रखिए, अंग्रेजी सेना रखिए, अंग्रेजी सेना रखिए, और अंग्रेजी सेना रखिए, और ये अंग्रेजी सेना आपको मराठों से बचाएगी। ठीक है, और इसके बाद इसका जो अंग्रेजी सेना का जो वेतन और भत्ता मिलेगा वो आप ही दीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो राजा महाराजा के जिस राज्य में अंग्रेजी सेना रहेंगे सुरक्षा के नाम पर, उसका वेतन और भत्ता कौन देगा, उस राज्य का राजा ही देगा। तो कहीं ना कहीं ये देखो, कहीं ना कहीं उस एरिया को उसने अंग्रेजों ने और बोला कि जो भी विदेशी मतलब आक्रमण होगा या मराठा आक्रमण होगा, इसके बदले में अंग्रेजी सेना उससे क्या करेगी, आपको बचाएगी। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अंग्रेजों ने उस राज्य पर अपना कब्जा करना शुरू किया। यह था आपका सहायक संधि। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया कि राजा महाराजाओं को मराठों के डर के नाम से राज्य को अपने में मिलाया और मजबूत किया, किससे बचने के लिए, नेपोलियन बोनापार्ट से। इसमें यह भी शर्त था कि कोई भी युद्ध और कोई भी संधि विदेशी राजाओं से बिना अंग्रेजों के अनुमति से नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि राजा महाराजाओं के सुरक्षा के नाम पर अंग्रेजों ने उस राज्य को अपने कब्जे में ले लिया और नेपोलियन बोनापार्ट को भारत में आने से रोकने के लिए ऐसा किया गया था। लेकिन अंग्रेजों को क्या डरा दिया गया? अब जो राजा महाराजाओं को क्या डरा दिया गया कि आपको मराठों से बचाने के नाम पर आपको अंग्रेजी सेना रख रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या था दोस्तों, वो किससे बचना चाह रहे थे? नेपोलियन बोनापार्ट को। तो इस तरीके से अंग्रेजी शरण में कौन चला गया? निजाम अली। निजाम अली अंग्रेजी शरण में चल गया, बोला कि नहीं भैया, ये मराठा उराठा के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है, हम आपका सहायक संधि स्वीकार कर रहे हैं, आप अंग्रेजी सेना रखिए और हमारा सुरक्षा कीजिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस प्रकार हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य बन गया। ये परीक्षा में पूछता है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद। तो इस तरीके से दोस्तों जितना भी इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आपको बताने का क्या किया, हमने प्रयास किया। और प्लीज हमारे इस प्रयास को अगर अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।